अभी तक इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग देखें और इसी वीडियो में हम लोग पूरे 150 प्रश्न को देखेंगे। लेकिन इस वीडियो के बीच में ही एक बार और आप सभी को बता दूं कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, जिसमें समान अध्ययन से 75 प्रश्न जो 75 अंक के होंगे, और इसके बाद इसी वीडियो में डीएलएड विषय से संबंधित 75 प्रश्न जो 75 अंक के रहेंगे। यानी प्रैक्टिस सेट 1 में कुल 150 प्रश्न होंगे और 150 प्रश्न इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। तो चलते हम लोग नेक्स्ट पेज से, और नेक्स्ट पेज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो इस चैनल से अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट पेज से, और नेक्स्ट पेज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, 5 वर्ष। अब इसके डिस्कशन सेक्शन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए पद धारण करेगा। वह भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक पर उनके उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं। अब स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27 देख पा रहे होंगे। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है वह कौन है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बैगनी रंग हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। 1665 में आइजक न्यूटन ने श्वेत प्रकाश में 7 रंग की खोज की। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। न्यूटन ने बताया कि अगर सफेद प्रकाश की एक किरण शीशे के प्रिज्म के माध्यम से गुजरने के बाद वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, और ये 7 रंग हैं विबग्योर के नाम से, यानी वी से वायलट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो और ओ से ऑरेंज, आर से रेड। नीचे से ऊपर तक, क्योंकि बैगनी रंग में विक्षेपण सबसे अधिक तथा लाल रंग में सबसे कम होता है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर उनके मध्य जो कोण बनता है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप सभी इन सभी बातों को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28 देख पा रहे होंगे। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, टंगस्टन। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को आप ध्यान से देख लीजिए कि स्टेनलेस स्टील में 15 से 20% क्रोमियम, 8 से 10% निकेल तथा आयरन तत्व मौजूद होते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेनलेस स्टील की आयु लंबी होती है तथा इस पर जंग नहीं लगती है, और न ही यह वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लोहे की तुलना में स्टील करीब 1000 गुना अधिक मजबूत हो सकता है। लगभग 88% स्टील ऐसे होते हैं जिसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे कि साधारण स्टील की तुलना में स्टेनलेस स्टील ज्यादा ताप सह सके, इसके लिए स्टील में क्रोमियम को मिला दिया जाता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि स्टेनलेस स्टील के तत्वों में टंगस्टन मौजूद नहीं होता है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29 देख पा रहे होंगे। उन तत्वों के समूह को छाटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, BeCa, और Na यानी सोडियम। अब यहाँ पे हम लोग दाहिने तरफ आप देख लीजिए डिस्कशन में, विकल्प 4 में दिए गए सभी तत्व यानी Be से बेरिलियम, Ca से कैल्शियम, Sr यानी स्ट्रांसियम तथा सोडियम यानी Na केवल धातु ही है। बेरिलियम पूर्व में 1957 तक ग्लूकोनियम रासायनिक तत्व आवर्त सारणी के समूह 2A की क्षारीय मृदा धातुओं के सबसे हल्का सदस्य है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैल्शियम।
रासायनिक तत्व आवर्त सारणी के समूह 2 एक ही क्षारीय मृदा धातुओं में से एक है। और नेक्स्ट पॉइंट है अस्ट्रांशियम रासायनिक तत्व आवर्त सारणी के समूह 2 एक ही क्षारीय मृदा धातुओं में से एक है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि सोडियम आवर्त सारणी के क्षार धातु समूह 1 एक रासायनिक तत्व है जो बहुत ही नरम चांदी जैसा सफेद धातु है। और स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30 देख पा रहे होंगे। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब दाहिने तरफ इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लीजिए। एक मिनट, चलिए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेसी की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया। फर्स्ट पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कि कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और थर्ड पॉइंट है कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। वायसराय इरविन ने इस समझौते के तहत निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया। फर्स्ट बात है जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप है उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। और सेकेंड है भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 31 देख पा रहे होंगे। बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ? तो बंगाल का जो एकीकरण हुआ वो 1912 ईस्वी में संपन्न हुआ, यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब इसके डिस्कशन पोर्शन में आप देख सकते हैं कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही विभाजन प्रभावी हो गया। और उंडेल कमेटी यानी 1906 ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके फलस्वरूप 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने विवश होकर बंगाल के एकीकरण की घोषणा की तथा 1912 ईस्वी में बंगाल का एकीकरण जो है वो संपन्न हो गया। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32 देख पा रहे होंगे। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट। अब डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी। इसके पश्चात सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने की। 1918 में तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। और स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 33 देख पा रहे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है एओ ह्यूम ने की, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एनल एक्टोवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से की थी। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योम चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे होंगे कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तथा भारत के ग्लैडस्टोन आदि नामों से जाने जाते थे। इन्होंने 1852 ईस्वी में बंबई एसोसिएशन नामक बंबई की पहली राजनीतिक संस्था स्थापित की तथा ब्रिटिश प्रवास के दौरान ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तथा लंदन इंडियन एसोसिएशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। ये 1892 ईस्वी में ब्रिटेन के उदारवादी दल की ओर से हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 में प्रथम विभाजन हुआ, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी, जिसके अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया तथा यह नरम दल एवं गरम दल में बंट गई। कांग्रेस विभाजन के बाद नरमपंथियों का कांग्रेस पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। और स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 36 देख पा रहे होंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मोहम्मद इकबाल हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अविभाजित भारत के प्रसिद्ध शायर, लेखक, नेता एवं दार्शनिक मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता की हिमायती थे, जिसका प्रमाण सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तराना या हिंद तथा बंग ए दरा आदि रचनाओं में मिल जाता है। 1930 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम मुस्लिम लीग की मंच से इलाहाबाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 37 देख पा रहे होंगे, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत जो है वो अरावली है, यानी थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी पालनपुर जो गुजरात में से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। यह श्रेणी मुख्यतः पूरा कैम्ब्रियन यूग्रीन क्वार्जाइट नीस तथा सिल्ट शैलों से निर्मित है। इसका निर्माण काल 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर आबू की पहाड़ियों में स्थित है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 38 देख पा रहे होंगे, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कृष्णा। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लीजिए। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी पर बना है। इस परियोजना के तहत 1550 मीटर लंबा एक चिनाई बांध मैसनी डैम बनाया गया है। इस परियोजना से तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश को 8.7 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है तथा 210 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 39 को देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 42वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता तीनों शब्द को जोड़ा गया। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 40 देख पा रहे होंगे, आकस्मिकता निधि कंटीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि यानी कंटीजेंसी फंड को संसद की स्वीकृति से पूर्व खर्च कर सकता है। आकस्मिकता निधि में समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित निधियां प्राप्त की जाती है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए इससे अग्रिम दे सकता है, जिसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 41 देख पा रहे होंगे, बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, देवघर। स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ और 1911 ईस्वी तक जारी रहा। गोल्डन लीग नामक संगठन देवघर में बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करने के लिए गठित हुआ। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 42 देख पा रहे होंगे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, तीन कठिया व्यवस्था। चंपारण सत्याग्रह में कृषकों की प्रमुख शिकायत तीन कठिया व्यवस्था के खिलाफ थी। इस तीन कठिया पद्धति की व्यवस्था का गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद जी ने भी विरोध किया था और इस सत्याग्रह में गांधी जी को सफलता भी मिली। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 43 देख पा रहे होंगे, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जो है धर्म के प्रतीक थे, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान बिहार में गांधी जी के विषय में चर्चा थी कि वे साधारण मनुष्य नहीं है, उनको एक अवतार के रूप में भी देखा गया। वे महामानव दया मूर्ति के रूप में बिहार के जनमानस पर अंकित हो गए थे। उन्हें महान रामायण और महाभारत महाकाव्यों पर आधारित अवतारी पुरुष माना जा रहा था। गांधी जी को राम को अवतार तथा ब्रिटिशों को आधुनिक रावण के साथ साथ उन्हें धर्म एवं अंग्रेजों के
अधर्म का प्रतीक माना गया। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 44 देख पा रहे होंगे। 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, गया। बिहार के गया जिला में 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बरही कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार को पूरी तरह से नाकाम बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 45 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 6 अगस्त 1942 को गया जिले के दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया। वे थे, यानी हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया। वे थे शिव कुमार और रामानंद, यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यह घटना अगस्त 1942 में घटित हुई थी, जिसमें शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य बिहार राज्य अवस्थित है। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। बिहार राज्य 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 अक्षांश उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 47 देख पा रहे होंगे। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है, तो भारत के राज्यों की संख्या है 3। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। बिहार की सीमा 3 प्रदेशों को छूती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं पश्चिमी बंगाल। साथ ही बिहार की उत्तरी सीमा निकटवर्ती देश नेपाल से लगती है। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 48 देख पा रहे होंगे। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, खगड़पुर पहाड़ियां। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। वर्णित खड़गपुर पहाड़ियां भूतात्विक दृष्टि से बिहार का सर्वाधिक पुराना हिस्सा है। यह धारवाड़ क्रम से संबंधित है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टान है। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुके हैं, अब इसमें जीवाश्म नहीं मिलते। रोहतास का पठार भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र का हिस्सा है, जबकि उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियां हिमालय के शिवालिक श्रेणियां का भाग है। अतः यह भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत अप्राचीन है। और स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 49 देख पा रहे होंगे। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार मुख्य रूप से कृषि के लिए प्रसिद्ध है, परंतु कोसी नदी के क्षेत्र में आने के कारण यहाँ बाढ़ की समस्या प्रत्येक वर्ष बनी रहती है। राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर बिहार की प्रसिद्ध बाढ़ के लिए है, प्रसिद्धि जो है वो बाढ़ के लिए है। क्वेश्चन नंबर 50 देख पा रहे होंगे। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर के बीच, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य की औसत वर्षा जो है 125 सेंटीमीटर, किंतु वर्षा के वितरण में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद 95 सेंटीमीटर, तो सबसे अधिक जो है 173 सेंटीमीटर वर्षा किशनगंज जिले में होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज से, और नेक्स्ट पेज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के एग्जाम हेतु प्रैक्टिस सेट 1 को देखेंगे। जैसा कि प्रधान शिक्षक का सिलेबस में आप सभी ने देखा होगा कि समान अध्ययन से 75 प्रश्न रहेंगे जो 75 अंक के होंगे, और डीएलएड विषय से संबंधित भी 75 प्रश्न होंगे जो 75 अंक के होंगे। और ये जो 75 प्रश्न है इसमें जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग रहेंगे। और इसके बाद 75 प्रश्न जो रहेंगे वो डीएलएड विषय से संबंधित रहेंगे, यानी प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे जो 150 अंक के होंगे। तो आइए इस वीडियो में, एक ही वीडियो में हम लोग 150 प्रश्न को देखेंगे, और यह जो वीडियो है ये प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज से और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे
और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि इस चैनल से जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो वह वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले मिल सके। जैसा कि स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, वीवी गिरी। अब इसका डिस्कशन सेक्शन में हम लोग देख लेते हैं कि 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी ने पहले केंद्रीय श्रम मंत्री 1952 से 54 तक के रूप में कार्य किया। केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में उनकी क्षमता में उनकी नीतिगत पहल ने औद्योगिक विवाद समाधान में गिरी दृष्टिकोण को जन्म दिया। गिरी ने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है, दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर जो है कितना होगा? यदि आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 54। और इसका सोल्यूशन आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में रूपांतरण को गणितीय रूप से इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इस फॉर्मूला को आप ध्यान दीजिए, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, जहाँ F फ़ारेनहाइट स्केल और C सेंटीग्रेड स्केल पर तापमान है। और इसी में हम लोग दो फॉर्मूला को लिख लेंगे, एक F1 कर देंगे F1C1 और दूसरा कर देंगे F2C2। और इसके बाद यहाँ दे रहा है कि दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, तो F1 माइनस F2 कर देंगे यहाँ पे, तो आपका 54 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 21 क। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क को प्राथमिक शिक्षा को 6 और 14 वर्ष की आयु के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाने के लिए जोड़ा था। सरकार ने अनुच्छेद 51 क में खंड क को भी जोड़ा है। सरकार ने अनुच्छेद 51 क में खंड क को भी जोड़ा है, ताकि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य बन सके। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जनवरी। अब डिस्कशन सेक्शन को देख लेते हैं। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। उन्होंने एक वकील और सार्वजनिक कर्मचारी के रूप में उस देश में लगभग 21 साल बिताने के बाद 18 जुलाई 1914 को दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया। वह 9 जनवरी 1915 को मुंबई यानी भारत में पहुंच गए। भारत में उनके आगमन वर्तमान में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, एन.आर. नारायण मूर्ति। अब इसके डिस्कशन सेक्शन को देख लेते हैं। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड को एन.आर. नारायण मूर्ति ने लिखा है। उन्होंने 1981 में विख्यात भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस की स्थापना की थी। 2009 में पेंगुइन द्वारा प्रकाशित पुस्तक उन कुछ सवालों को बताती है जिनका सामना आज भारत कर रहा है। यह एक जीवंत, विकसित, समतावादी भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी खाका का अनावरण करता है, जो आज के युवाओं को कल अवश्य निर्माण करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ड्रोंगो। अब इसके डिस्कशन सेक्शन को देखते हैं। मई 2014 में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अफ्रीका का कांटेदार पूंछ वाला ड्रोंगो मच्छी
पक्षी अन्य जानवरों को डराने और उनका भोजन चुराने के लिए कई प्रजातियों की चेतावनी वाले आवाजों की नकल करता है। पक्षी अक्सर अपने साथी पक्षी और जानवर को भोजन छोड़ने के लिए छल करते हैं और अपने स्वयं के खतरे की चेतावनी का उपयोग करते हैं। इस पक्षी को चालबाज के रूप में भी जाना जाता है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे। निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 1967 से 1969। इसके डिस्कशन सेक्शन को देख लेते हैं। मोरारजी देसाई ने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। वह भारतीय राजनीति के इतिहास में 81 साल की उम्र में प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। इससे पहले उन्होंने 13 मार्च 1967 से 16 जुलाई 1969 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री का भी पद संभाला था। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश डैश से संबंधित एक संक्रमण है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, आंख। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। नेत्र अश्लेमालोस्ट एक गुलाबी आंख नेत्र अश्लेमकला की जलन या सूजन है जो नेत्र गोलक के सफेद हिस्से को कवर करती है। यह एलर्जी या बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण के कारण हो सकता है। नेत्र अश्लेमला शोथ बेहद संक्रामक हो सकता है और संक्रमित व्यक्ति से आंखों के स्राव के संपर्क में आने से यह फैलता है। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। पोलियो माइलाइटिस, जिस आमतौर पर पोलियो के नाम से संक्षिप्त किया जाता है, पोलियो वायरस के संक्रमण होने वाला एक संक्रामक रोग है। पोलियो वायरस बहुत संक्रामक होता है और व्यक्ति दर व्यक्ति संपर्क से फैलता है। यह एक संक्रमित व्यक्ति के गले और आंतों में रहता है। यह किसी व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी को संक्रमित कर सकता है, जिससे लकवा भी हो सकता है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे होंगे। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो ये त्रिपुरा को स्पर्श करती है। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में तथा पूर्व में असम और मिजोरम से लगती है। यह एक स्थलरूढ़ राज्य है। 5 पर्वत श्रृंखलाएं बोरोमुरा, अथारमुरा, लोंगथराई, शाखन और जम्पुई पर्वत इस राज्य के उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, जिसमें बीच बीच में घाटियां भी है। क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे होंगे। यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, 5। रदरफोर्ड द्वारा की गई गणना से पता चला है कि परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नाभिक द्वारा ग्रहण किया गया आयतन नगण्य से छोटा होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर है, जबकि नाभिक 10⁻⁻15 मीटर है। इसका मतलब है कि परमाणु का आकार नाभिक के आकार से 10⁻5 गुना बड़ा है। इसलिए यदि कोई क्रिकेट गेंद एक नाभिक का प्रतिनिधित्व करती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आइंस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो आइंस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 99 होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। आइंस्टीनियम येस और परमाणु संख्या 99 के साथ एक सिंथेटिक तत्व है। एक्टिनाइड श्रेणी के एक सदस्य के रूप में यह 7वां ट्रांसयूनिक तत्व है। 1952 में अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर पहले हाइड्रोजन बम विस्फोट के मलबे के एक घटक के रूप में आइंस्टीनियम की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख पा रहे होंगे। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में भारतीय संविधान सभा में भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को दिया गया भाषण था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने आधी रात से पहले अपना भाषण दिया और भारत की अनूठी उपलब्धि के बारे में बात की। क्वेश्चन नंबर 14 जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्न में से किसे भारत रत्न
नहीं मिला है। ये चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि बलदेव सिंह को भारत रत्न नहीं मिला था। हालांकि आमतौर पर भारतीय नागरिकों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। उन्हें एक प्राकृतिक नागरिक 1980 में मदर टेरेसा और दो गैर भारतीय 1987 में पाकिस्तान के नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान और 1990 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को सम्मानित किया गया है। भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को भारत रत्न नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मिल्टन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्थिर चुंबकीय। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा साइज में इसको जूम कर देता हूं। मिल्टन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक प्रयोग था जो 1909 में रॉबर्ट ए मिल्टन और हार्वे फ्लेचर द्वारा किया गया था। प्रयोग में मिल्टन ने आवेशित किए गए तेल की छोटी छोटी बूंदों को एक विद्युत क्षेत्र में एक छेद से गुजरने की अनुमति दी। इस प्रयोग में तेल की बूंदें 3 अलग अलग बलों के अधीन थी: चिपचिपा, गुरुत्वीय और विद्युतीय। अब इसको और थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। सामान्यतः कोई भी तेल की बूंद अपने द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से नीचे गिर जाती है, लेकिन यदि इस तेल की बूंदों को आवेशित कर दिया जाए तो इस तेल की बूंदे के गिरने को विद्युत क्षेत्र द्वारा रोका जा सकता है, क्योंकि इस स्थिति में विद्युत बल द्रव्यमान बल को संतुलित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे होंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश डैश के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो 49 यानी अनुच्छेद 49। डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 49 के अनुसार संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति निर्यात बाध्यता होगी, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17 जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है। तो चारों ऑप्शन को देखेंगे तो पता चलेगा कि सेकेंड ऑप्शन यानी मैथन जो है झारखंड में स्थित है। मैथन डैम झारखंड में धनबाद के पास मैथन में स्थित है। विशेष रूप से बाढ़ नियंत्रण के लिए इसका निर्माण किया गया था और यह 60,000 किलोवाट बिजली पैदा करता है। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का पहला भूमिगत बिजली घर है। इस बांध का निर्माण बराकर नदी पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ज्ञानी जैल सिंह। राजीव गांधी ने 31 अक्टूबर 1984 को राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां इंदिरा गांधी के मरे जाने के बाद राजीव ने उसी दिन प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और कुछ दिनों बाद कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गए। श्री 1982 से 87 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं जाती है। तो गोदावरी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। गोदावरी दक्षिणी भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है। इस नदी का पाट बहुत बड़ा है। गोदावरी का उपनदियों में प्रमुख है प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 20 देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, विश्व में कौन से देश का संविधान सबसे लंबा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन भारत। भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा जो दुनिया में सबसे लंबा है 26 नवंबर 1949 को लगभग 2 साल 11 महीने 17 दिनों के बाद अपनाया गया था। इसे 26 जनवरी 1950 को कानूनी रूप से
लागू किया गया था। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 देख पा रहे होंगे। भारत की अधिकांश नदियों का पानी डैश डैश में मिलता या बहता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। भारत में अधिकांश नदियां अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कुछ नदियां देश के पश्चिमी भाग से होकर बहती है और हिमाचल प्रदेश के पूर्व की ओर अरब सागर में विलीन हो जाती है। अरावली रेंज के उत्तरी भाग, लद्दाख के कुछ हिस्से और थार रेगिस्तान के शुष्क क्षेत्र में अंतर्देशीय जल निकासी है। और स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22 देख पा रहे होंगे। 2018 तक भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ढोला सदिया। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। ढोला सदिया पुल, जिसे भूपेन हजारिका सेतु के रूप में भी जाना जाता है, भारत का एक बीम पुल है जो पूर्वोत्तर राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। 9.15 किलोमीटर की लंबाई में यह भारत का सबसे लंबा पुल है। हालांकि भारतीय राज्य बिहार में निर्माणाधीन 9.76 किलोमीटर का कच्ची दरगाह विदुपुर पुल दिसंबर 2022 में इसके पूरा होने पर भारत में सबसे लंबा पुल बनने की उम्मीद है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23 देख पा रहे होंगे। इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पिगमिलियन बिंदु के नाम से जाना जाता था। डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। इंदिरा पॉइंट को भारत के दक्षिणतम क्षेत्र के स्थान के रूप में जाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद इस गांव का नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया। इसके पहले पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख पा रहे होंगे। भारत के साथ साथ कितने अन्य देश चाबहार बंदरगाह परियोजना से जुड़े हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी 2। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, छोटा छोटा। चाबहार ईरान में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत का एक शहर है। इस शहर की जनसंख्या वर्ष 2006 की जनगणना के अनुसार 73,098 है। यह एक मुक्त बंदरगाह है और ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है। यह ईरान का सबसे दक्षिणी शहर है। इस नगर के अधिकांश लोग बलूच हैं और बलूची भाषा बोलते हैं। मई 2015 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास हेतु द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसको और आगे बढ़ा देते हैं। यह बंदरगाह ईरान के लिए रणनीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से भारत के लिए समुद्री सड़क मार्ग से अफगानिस्तान पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और इस स्थान तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के रास्ते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25 देख पा रहे होंगे। थार रेगिस्तान को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो बृहत भारतीय रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, बृहत भारतीय मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में एक बड़ा शुष्क क्षेत्र है और भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज से, और नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक देख लिए। अब नेक्स्ट जो है इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इससे पहले बीच में और मैं एक बार बता दूं, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 को देख रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 150 तक प्रश्न रहेंगे जो 150 अंक के होंगे, जिसमें समान अध्ययन के 75 प्रश्न जो 75 अंक के होंगे और डीएलएड विषय से संबंधित भी 75 प्रश्न होंगे जो 75 अंक के होंगे, यानी कुल 150 प्रश्न होंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो इस चैनल से अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक क्रमशः 264 एवं 2 है। यदि उनमें से एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही आसान है। यदि आंसर की बात किया जाए, यदि आप खुद से सोल्व कर रहे होंगे तो आपको आंसर आ जा रहा होगा ऑप्शन 3 में जो 24 दिया हुआ है। अब ये तो बहुत ही सिंपल मैथ का क्वेश्चन है। लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो उस फॉर्मूला को यहाँ पर बैठाएंगे और उस फॉर्मूला में अगर आप बैठाने के बाद आप दूसरी संख्या आसानी से निकाल पाएंगे, मसा गुने लसा बटा पहली संख्या को रखते हुए।
इस प्रकार से आपका 24 जो है आंसर आ जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 52 देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 52, 6 अंकीय संख्या 25687 एक्स संख्या 9 से विभाज्य है, जहां x एक अंकीय पूर्ण संख्या है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताना है कि x के जगह पर क्या बैठाएंगे जो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 8। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या दिया हुआ है उसके सभी अंकों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो है हमको 9 से विभाज्य चाहिए। तो जोड़ने के बाद 28 प्लस एक्स हो रहा है, तो 28 में हम कितना जोड़ेंगे यानी 28 प्लस एक्स यानी एक्स के जगह पर हम कितना रखेंगे वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स के जगह पे हम यदि 1 बैठाते हैं तो 29 6 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से 2 3 4 5 इसी तरह से बैठाएंगे। तो यदि हम लास्ट में 8 बैठाते हैं तो 28 प्लस 8 बराबर 36 होगा जो 9 से विभाज्य होगा। इसका मतलब यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या जो है 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 53 देख पा रहे होंगे। एक व्यक्ति ने एक कार से एक निश्चित दूरी तय की। उसने एक तिहाई दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। शेष दूरी का 2/3 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा एवं शेष दूरी जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई। कार की औसत चाल को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को आप बहुत ही बारीकी से आप देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब इसको देखिए हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो कुल दूरी को x मान लेंगे, माना कि कुल दूरी x किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई दूरी जो है x/3 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है शेष दूरी का 2/3 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई दूरी जो होगी वो 2x/3 इंटू 2/3 यानी शेष दूरी का 2/3 यानी 4x/9 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि शेष दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो शेष दूरी x माइनस x/3 हो जाएगा और माइनस 4x/9 यानी ये दोनों को माइनस कर देंगे, इसको और इसको टोटल दूरी में से माइनस करेंगे तो तीसरा दूरी आ जाएगा तो 2x/9 किलोमीटर। इसके बाद कुल समय कर देंगे तो समय हम लोग बारी बारी से निकाल देंगे। फर्स्ट बार में देख रहे होंगे चाल 60 किलोमीटर है और दूरी x/3 किलोमीटर है। तो चाल और दूरी दिया हुआ है तो एक समय यहां से निकल जाएगा, एक समय यहां से निकल जाएगा और तीसरा समय यहां से निकल जाएगा। ये तीनों समय को जोड़ देंगे तो 111 x/6300 घंटा आ जाएगा। अब औसत चाल पूछ रहा है तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा समय। तो कुल दूरी x किलोमीटर है और बटा में समय है 111 x/6300। आप सोल्व करेंगे तो आसानी से आप इसको बना पाइएगा। तो वीडियो रोक करके भी इस क्वेश्चन को आप आसानी से देखकर और समझ सकते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 54 देख पा रहे होंगे। 48,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 14,380.80 पैसा है। 18,500 रुपया की धनराशि पर समान दर पर 2 वर्षों एवं 6 माह में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मिश्रधन निकाल देंगे। 48,000 मूलधन है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमको मिश्रधन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मिश्रधन मिल जाएगा। अब चूंकि मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 और पावर में समय। यहाँ पर ये सभी को पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग सभी को पुट करेंगे तो आपको रेट निकल जाएगा। रेट आ जाएगा आपको 14%। जब रेट आ जाएगा तो इसके बाद हमको साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखेंगे मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इसके बाद आपको 6,475 रुपया आंसर आ जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को और वीडियो को रोक करके पॉज करके आप इस क्वेश्चन को आप आराम से खुद से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ए बी एवं सी तीन संख्याएं इस प्रकार है कि बी जो है ए से 6 अधिक है एवं सी 18 से कम है। यदि ए बी एवं सी सतत समानुपात में हो तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि बी जो है ए से 6 अधिक है, बी जो है ए से 6 अधिक है तो बी इज इक्वल टू ए प्लस
6 हो जाएगा। इसके बाद दे रहा है कि एवं C से 18 कम है, C से 18 कम है तो C माइनस 18 कर देंगे। इसमें उल्टा हो जाता है, C से 18 कम है लेकिन हम C को ही 18 कम कर देंगे। जिस प्रकार से यहाँ कह रहा था कि B जो है A से 6 अधिक है तो हम A को ही 6 अधिक कर दिए थे। अब यहाँ से आप आराम से C निकाल सकते हैं, यानी C बराबर A प्लस 24 हो गया। अब चूंकि A B और C सतत समानुपात में है तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं A बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब B के जगह पर हम A प्लस 6 बैठा देंगे, ठीक है। और इसके बाद C के जगह पर A प्लस 24 बैठाएंगे और A के जगह पर A रहेगा ही। और इसको सोल्व करेंगे तो A इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो A इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा तो B इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और C इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। अब तीनों को हम जोड़ेंगे A प्लस बी प्लस सी तो हमको 39 मिल जाएगा। और यहाँ योगफल ही पूछ रहा था तो 39 जो है A ऑप्शन में दिया हुआ है, तो A ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप 56 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 2 समान भागों में काटा जाता है। दोनों भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप इसमें पुट कर देंगे तो 924 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 57 देख पा रहे होंगे। ए एक काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है, बी एवं सी मिलकर उस काम को 9 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए एवं सी मिलकर उसके काम को 4 घंटे में, बी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/6, बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/9 और ए प्लस सी का एक दिन का काम 1/4। इसलिए सी का एक दिन का काम जो है वो 1/4 माइनस 1/6 कर देंगे, क्योंकि ए प्लस 6 दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो सी का जो एक दिन का काम निकालना होगा तो उसको ए में से माइनस करना होगा। तो सी का एक दिन का काम 1/12 आ गया। जब बी का आ गया, सॉरी सी का जब आ गया एक दिन का काम, तो सी वाला को बी में से माइनस कर देंगे। बी में से माइनस कर देंगे तो बी का एक दिन का काम आ जाएगा। इसलिए अब हर अभिष्ट समय जो है वो 36 दिन आ जाएगा, क्योंकि बी का ही पूछ रहा था। तो बी का एक दिन का काम आ गया 1/36 भाग, तो काम को यदि हम उल्टा करते हैं तो वो दिन मिल जाता है, यानी 36 दिन। यानी एक दिन का काम है तो एक काम पूरा करेगा 36 दिन में। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 58 देख पा रहे होंगे कि एक आयताकार मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2। इस मैदान की परितः 4 मीटर चौड़ा पथ है जिसका क्षेत्रफल 424 वर्ग मीटर है। मैदान की लंबाई मीटर में क्या होगी। तो आयताकार मैदान की लंबाई 3x है, चौड़ाई 2x हो जाएगा क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है। इसलिए पथ का क्षेत्रफल यानी रास्ता का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 3x प्लस 8 हो जाएगा लंबाई, और चौड़ाई हो जाएगा 2x प्लस 8। और इसको इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 3x प्लस 2x को, यानी ये जो आयताकार मैदान है इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 40x प्लस 64। और 40x प्लस 64 जो है वो 424 मीटर के बराबर है, यानी रास्ता के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ से x मिल जाएगा। तो जब x मिल जाएगा तो मैदान की जो लंबाई है वो 3x है, तो 3 × 9 यानी 27 मीटर, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 59 देख पा रहे होंगे। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला में लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। ए दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, IM दिया हुआ है, तो नेक्स्ट लुप्त की जगह पर कौन सा अक्षर होगा। तो हम लोग इसको क्रम को देखेंगे। ए और ई में +4 का अंतर हो जा रहा है, यानी चौथा हो रहा है। BCDE चौथा लेटर हो रहा है। ई के बाद चौथा लेटर आई हो जा रहा है, आई के बाद चौथा लेटर एम हो जा रहा है, यानी चौथा लेटर लिखा जा रहा है। इसी प्रकार से हम लोग जब सेकेंड लेटर को देख रहे हैं तो ई के बाद आई चौथा लेटर, आई के बाद एम चौथा लेटर है, तो एम के बाद चौथा लेटर जो है क्यू हो जाएगा, यानी एम और क्यू, यानी सेकेंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल जाएगा। यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 60 देख पा रहे होंगे। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि मैक्रोफॉल बीइंग का अर्थ स्मूथर देन पिटल्स है, बीइंग
रिहैब नोटिप का अर्थ ब्यूटीफुल पीटल्स फ्रेग्रेंस है तथा नोटिपी डॉगी जी फॉल्क का अर्थ ब्यूटीफुल देन हैप्पी है। उसी भाषा में फ्रेग्रेंस किसके लिए आएगा? तो हम लोग इसको सबसे पहले लिख देंगे कि मैक्रोफोल्क बीइंग का जो अर्थ है इसको सामने लिख देंगे। बीइंग रिहैब नोटिपी को ब्यूटीफुल पीटल्स फ्रेग्रेंस लिख देंगे जो अर्थ है। इसका अर्थ ए है जिसको हम लोग लिख दिए। अब हम लोग इधर मिलाएंगे, इधर बीइंग इसमें मिल रहा है और इसमें बीइंग मिल रहा है, तो इधर भी दोनों में मिलना चाहिए, तो इधर दोनों में पीटल्स मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं ये दोनों में नोटिपी नोटिप इसमें मिल रहा है, तो ये दोनों में भी मिलना चाहिए, तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मिल रहा है। अब हमको फ्रेग्रेंस का खोजना है, तो फ्रेग्रेंस हम लोग देखेंगे, फ्रेग्रेंस यहाँ पे बच रहा है एक, तो इधर भी एक बच रहा है, इधर भी एक बच रहा है, RAHB RAHB, यानी तीसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 61 देख पा रहे होंगे। LMNO तथा P एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। N बगल में बैठा है, N के बगल में बैठा है L तथा P के वो P के बगल में वो बगल में बैठा है M तथा P के M तथा P के, यदि M तथा P के स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो L के बगल में कौन बैठेगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि N बगल में बैठा है L तथा P के, N बगल में बैठा है, N बगल में बैठा है P तथा L के। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि O बगल में बैठा है M तथा P के, M तथा P के बगल में O बैठा है। यदि M तथा P के स्थान परस्पर बदल दिया जाए, यानी M यहाँ पे चल जाए और P यहाँ पर आ जाए, तो L के बगल में कौन बैठेगा? L के बगल में, तो N और P हो जाना चाहिए, N और P, यानी P यहाँ पे आ जाएगा और M यहाँ पे आ जाएगा, तो L के बगल में पूछा जा रहा है, तो L के बगल में हो जाएगा N और P। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 62 देख पा रहे होंगे। यदि शब्द टीम के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? ये टीम लिखा हुआ है, इसको दाईं ओर से व्यवस्थित करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, यानी पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर एम आएगा, टी आएगा, तो दाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन हो जाएगा? तो एम हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 63 देख पा रहे होंगे। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कोमल ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते संतान की इकलौती पुत्री है। वह लड़की किस प्रकार कोमल से संबंधित है? अब देखिए, कोमल के ग्रैंडफादर की इकलौते संतान का अर्थ हुआ कि कोमल की माता या कोमल के पिता, और कोमल की माता या कोमल के पिता की इकलौती पुत्री जो है कोमल की बहन हुई, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 64 देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या समूह को चुनिए। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 25, 45, 55, तो 25, 45, 55 जो है इस प्रकार से इस विकल्प में से कौन है? तो 25 को 5 गुने 5 हम देख पा रहे हैं, इसके बाद 5 गुने 9 देख पा रहे हैं और फिर इसके बाद 5 गुने 11। तो उसी प्रकार से इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन को आप देख पा रहे होंगे कि 8 गुने 5 है, इधर 8 गुने 9 है और इधर 8 गुने 11 है, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल जाएगा। अब स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 65 देख पा रहे होंगे। ये भी सिंपल क्वेश्चन है रीजनिंग का। यदि माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ भागा है तथा भागा का अर्थ माइनस है, तो इसको सोल्व करना है। तो इसके अनुसार जो चिन्ह दिया हुआ है इंटरचेंज के लिए, उसके अनुसार हम इसको साइन को चेंज कर देंगे, यानी माइनस को गुना में, गुना को प्लस में, प्लस को भागा में और भागा को माइनस में, तो आपको 20 आंसर मिल जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर। और स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 66 देख पा रहे होंगे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा के राज्य, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री। अब इसमें दाहिने साइड डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कटक जिले के गोपीनाथपुर में महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का लोकार्पण
किया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि टी सेतु ओडिशा का सबसे लंबा पुल है जो कटक जिले में महानदी नदी पर बनाया गया। यह 3.4 किलोमीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा पुल है। इसके बाद थर्ड पॉइंट इसी में कि यह पुल बडम्बा में गोपीनाथपुर, बांकीपुर में बैदेश्वर को सिंधानाथ पीठ से जोड़ता है। इस पुल को अंग्रेजी अक्षर टी के आकार में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ब्रिक्स न्यू विकास बैंक में किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, मिस्र। अब इससे रिलेटेड डिस्कशन पॉइंट को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में मिस्र का स्वागत किया गया है। इसके साथ मिस्र अब ब्रिक्स एनडीबी में भर्ती होने वाला चौथा नया सदस्य बन गया है। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और उरुग्वे के बाद मिस्र एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है। इसी में थर्ड पॉइंट है कि मिस्र को शामिल करने में ब्रिक्स बैंक की वैश्विक पहुंच का और विस्तार हुआ है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 68 देख पा रहे होंगे। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, नीरद सी चौधरी। अब इसके डिस्कशन पॉइंट को देख लेते हैं कि नीरद सी चौधरी द्वारा 1951 में लिखित अज्ञात भारतीय की आत्मकथा नीरद सी चौधरी की अपनी आत्मकथा है। उन्होंने 50 वर्ष की आयु में आत्मकथा लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने 1897 में अपने जन्म से लेकर पूरे जीवन का वर्णन किया है। उनका जन्म 1897 में किशोरगंज नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 69 देख पा रहे होंगे। किस पेमेंट बैंक ने वॉलेट में सीधे अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए मनीग्राम के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने पेटीएम वॉलेट में सीधे अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए पीयर टू पीयर रेमिटेंस कंपनी मनीग्राम के साथ साझेदारी की है। पार्टनरशिप के तहत विदेशों में मनीग्राम उपयोगकर्ता किसी भी अपने ग्राहक को जाने केवाईसी अनुपालन वाले पेटीएम वॉलेट में धन हस्तांतरित कर सकते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 70 देख पा रहे होंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो एस सोमनाथ होगा। भारतीय एयरस्पेस इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक डी.एस. सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सोमनाथ कैलासाद्वीप शिवन की जगह लेंगे, यानी इनके जगह पर ये जगह लेंगे डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर सोमनाथ ने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में अपनी कॉलेज की प्री डिग्री पूरी की। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई टीकेएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से किया। वह 1985 में बीएसएस केंद्र में शामिल हुए। उन्होंने एयरस्पेस इंजीनियरिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की है। क्वेश्चन नंबर 71 देख पा रहे होंगे कि मानवाधिकार दिवस डैश डैश के दिन मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पहली बार वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों का निरूपण किया गया था। सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा करते हुए इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 72 देख पा रहे होंगे कि हाल ही में घोषित सौर ऊर्जा कैलकुलेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ए और दो दोनों सही है। यह कैलकुलेटर दुनिया के किसी भी क्षेत्र की ओर सौर ऊर्जा क्षमता को मापने के लिए उपग्रह डेटा का प्रयोग करेगा। यह दुनिया भर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का स्थान तय करने में मदद करेगा। अब इसके डिस्कशन पॉइंट को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा किया है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो जल्द ही दुनिया को सौर ऊर्जा कैलकुलेटर प्रदान करेगी जो किसी भी और हर क्षेत्र के सौर ऊर्जा क्षमता को मापने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि ग्लासगो में वैश्विक COP 26 शिखर सम्मेलन के त्वरित प्रौद्योगिकी नवाचार और तैनाती पर सत्र में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस कैलकुलेटर के माध्यम से उपग्रह डेटा के आधार पर दुनिया में किसी भी स्थान की सौर ऊर्जा क्षमता की गणना की जा सकती। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 73 देख पा रहे होंगे कि किसने मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीता। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सौरभ घोषाल होगा, यानी चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्क्वैश स्टार सौरभ घोषाल ने इतिहास रच दिया है। वह मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरी वरीयता प्राप्त घोषाल ने कुआलालंपुर में पुरुष एकल फाइनल में कोलंबिया के मिगुएल रोड्रिगोज को 11-7, 11-8 और 13-11 से हराकर
2021 मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 74 देख पा रहे होंगे। नीचे देशों के नाम तथा उनकी मुद्रा का नाम दिए गए हैं और उसको सुमेलित करना है। तो इसमें अल्बानिया का जो मुद्रा है, अल्बानिया का जो मुद्रा है वो लेक है। इसके बाद अल्जीरिया का जो मुद्रा है वो दिनार है, और चिली का पेसो है, और श्रीलंका का रुपया है। आप डिस्कशन सेक्शन में भी देख रहे होंगे, एक प्रकार से देश का नाम है और एक तरफ मुद्रा का नाम है। अल्बानिया का लेक है, अल्जीरिया का दिनार है, चिली का पैसा है और श्रीलंका का रुपया है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 75 देख पा रहे होंगे। वुमेन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, सुब्रमण्यम स्वामी। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी नई किताब ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया प्रकाशित की है। इस पुस्तक का मुख्य विषय आतंकवाद को रोकने के लिए भारत को एक राष्ट्र के रूप में पहचान की अवधारणा को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग अभी तक 75 क्वेश्चन देख लिए, यानी समान अध्ययन का प्रश्न देख लिए, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 75 तक। अब जो क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 150 तक देखेंगे, वह क्वेश्चन जो है वो डीएलएड विषय से संबंधित होंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज से, और नेक्स्ट पेज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन जो है 150 तक यानी 75 प्रश्न जो है वो डीएलएड विषय से संबंधित होंगे। अभी तक जो हम लोग 75 क्वेश्चन देखे ये समान अध्ययन का क्वेश्चन था, जिसमें जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न थे। और शेष जो क्वेश्चन नंबर 76 से 150 तक 75 प्रश्न देखेंगे वो डीएलएड विषय से संबंधित रहेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज से, शेष 75 प्रश्न देखेंगे जो इसी वीडियो में रहेगा। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम लोग 75 प्रश्न देख चुके जो सामान्य विषय से संबंधित थे। अब इस वीडियो में नेक्स्ट जो है हम लोग 75 प्रश्न डीएलएड विषय से संबंधित देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे, जो डीएलएड विषय से संबंधित होंगे, और प्रश्न संख्या 150 तक। और यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी इस चैनल से वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल सकती है। तो चलते हैं। एक बार और मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट 1 को देख रहे हैं, और अभी तक हम लोगों ने समान अध्ययन के 75 प्रश्न को देख चुका, और अब हम लोग डीएलएड विषय से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यदि आप प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज से और क्वेश्चन की श्रृंखला को बढ़ाते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 76 देख पा रहे होंगे। बिहार शिक्षा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीनों विकल्प सही हो जाएगा। जैसे भारत सरकार समर्थित बिहार झारखंड की संयुक्त परियोजना, एससी एसटी सुविधा वंचित और महिला शिक्षा पर केंद्रित, पहली ऐसी शिक्षा जिसका प्रबंधन राज्य से बाहर था। यानी तीनों ऑप्शन सही है, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को भी देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देते हुए प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण था। यह परियोजना भारत सरकार तथा बिहार राज्य सरकार की साझी परियोजना थी। इसका विशेष बल समाज के सुविधा वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं की शिक्षा पर था। यह पहली ऐसी व्यापक सर्व शिक्षा परियोजना थी जिसका वित्तीय प्रबंधन राज्य से बाहर से था। इसे पहले 3 जनपदों रांची, रोहतास तथा पश्चिमी चंपारण में आरंभ किया गया, और बाद में 1992-93 में इसका विस्तार 4 और जनपदों में कर दिया गया। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 77 देख पा रहे होंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पाठ्य सामग्री संबंधी प्रकार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन के लिए भी तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्यचर्या संशोधन, पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा और पाठ्य सहायक सामग्रियों की समीक्षा, उपरोक्त सभी, यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। एससीईआरटी के निम्नलिखित प्रकार्य है। फर्स्ट पॉइंट है पाठ्यचर्या संशोधन तथा पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण या समीक्षा। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रमों का संशोधन तथा पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा या पुनरीक्षण एससीईआरटी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकार्य है। पाठ सहकर्मी क्रियाओं से संबंध सामग्रियों एवं सहायक शिक्षण सामग्रियों के लेखन, मुद्रण एवं प्रकाशन का कार्यभार भी एनसीईआरटी करती है।
स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 78 देख पा रहे होंगे। शिक्षा के मौलिक अधिकार में निःशुल्क एवं अनिवार्य संबंधी तथ्य जो पूर्ववत रखा गया, यहाँ अनिवार्य से अभिप्राय क्या है? तो अनिवार्य से अभिप्राय है कानूनी अनिवार्यता। कानूनन अनिवार्यता आवश्यकता का भाव अवश्य से है, इसलिए अवश्यम भावी शब्द बना। अवश्यम भावी सांस्कृतिक अनिवार्यता को कहते हैं, जबकि अनिवार्य किसी भी हाल में अवश्य का बोध कराता है। तो प्राथमिक शिक्षा के प्रति आम जनता से लेकर संवैधानिक व सरकारी प्रतिबद्धता को अनिवार्य शब्द में रूपांतरित किया गया। क्वेश्चन नंबर 79 को देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। संस्कृत शिक्षा अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विद्या संबंधी त्रिनेत्र माना और कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञान। देश में ज्ञान को व्यक्ति का तीसरा नेत्र समझा जाता है, जो जीवन के सभी मामलों को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों की मान्यता रही है कि शिक्षा द्वारा विकसित अंतर्दृष्टि से बुद्धि संवर्धित होती है, जिसे एक शक्ति समझा जाता है तथा जिससे कार्य कुशलता बढ़ती है, और जो एक इस योग बनाती है कि बच्चे प्रतिष्ठा, सम्मान और धन दौलत कमा सकते हैं। विद्याविहीन पशु ऐसी धारणा रही है कि शिक्षा विभिन्न रूपों में व्यक्ति तथा समाज में परिवर्तन लाती है। ज्ञानम तृतीयम मनुजिष्यम नेत्रम शुभ शीतनम संदेह बुद्धि अरस्य बलम तस्य सा विद्या एवं मुक्ति विद्या ददाति विनयम विनायते अति पात्रता। आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस्लामिक शिक्षा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक को मकतब और माध्यमिक को मदरसा कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस्लामिक शिक्षा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण संस्थान क्रमशः मकतब और मदरसा कहलाते हैं। मकतब में सब कतब शब्द संलग्न है, जिससे कुतुब और किताब शब्द बने। कुतुब का अर्थ है ज्ञानी और किताब का अर्थ है ज्ञान की सामग्री, संसाधन व स्रोत सामग्री है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 81 देख पा रहे होंगे। बच्चों में अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन सही है। प्रोत्साहन के बीच अंतर करने में सक्षम हो, अच्छी भाषा को सीखने में सक्षम और 5 वर्ष का हो गया हो। जब छात्र 5 वर्ष का हो गया हो तथा अच्छी भाषा को सीखने और प्रोत्साहन विभेद करने में सक्षम हो, इन सब के कारण बच्चों में अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 देख पा रहे होंगे। बच्चों को प्रोत्साहित करने का गलत तरीका क्या है? उनको सजा देना, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। दंड एक निषेधात्मक प्रेरणा है जो असफलता, प्रतिष्ठा खोने, अपमान, अस्वीकृति इत्यादि की संभावना को कम कर देती है। व्यवहार को नियंत्रित करने में सकारात्मक पुनर्बलन दंड से अधिक प्रभावशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जब पिछले स्थिति की तुलना में नई स्थिति में पढ़ना आसान हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षा में आया सकारात्मक बदलाव। प्रायिक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अन्य परिस्थिति में उपयोगी सिद्ध होता है। उस ज्ञान का सुविधापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। ज्ञान के इस प्रकार के उपयोग को धनात्मक या सकारात्मक या अनुकूल शिक्षा का स्थानांतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। व्यक्तित्व माप की वह विधि जिसमें व्यक्ति के अचेतन मन का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो प्रक्षेपीय विधि कहलाती है। प्रक्षेपण विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति की छिपी हुई अचेतन मन की इच्छाओं और रुचियों आदि का पता लग जाता है। प्रक्षेपण विधि उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्णन करने का साधन है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 85 देख पा रहे होंगे। बच्चों के विकास की प्रक्रिया में किस स्थिति में ओडेपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स विकसित होना शुरू होता है? तो किशोरावस्था में शुरू हो जाती है। ओडिपस शब्द सिगमंड फ्रायड ने अपनी थ्योरी साइकोसेक्सुअल स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट में ओडिपस कॉम्प्लेक्स द्वारा एक लड़के की मां को पाने की इच्छा व पिता के प्रति ईर्ष्या व गुस्से की अभिव्यक्ति है, तथा इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स लड़कियों के पिता के प्रति झुकाव व मां के लिए ईर्ष्या की अभिव्यक्ति है। इन सभी बातों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 86 देख पा रहे होंगे। निम्न कथनों में से कौन बच्चों के वृद्धि की अवस्था को नहीं दर्शाता है? तो इसका माप नहीं किया जा सकता है। निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वृद्धि आकार, ऊंचाई तथा भार वृद्धि से संबंधित है या परिमाणात्मक परिवर्तनों से संबंधित है या भ्रूणावस्था से आरंभ होती है तथा एक विशेष आयु में समाप्त हो जाती है। वृद्धि से उत्पन्न परिवर्तन माप का विषय है। क्वेश्चन नंबर 87 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कक्षा 8 के छात्र ने गणित के पत्र में खराब नंबर प्राप्त किया, इसके लिए उसने शिक्षक और परीक्षक को दोषी बताया। छात्र द्वारा प्रयोग किया गया यह तरीका क्या कहा जाएगा? तो युक्तिकरण। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं।
युक्तिकरण एक रक्षा युक्ति डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें व्यवहार के वास्तविक कारण को अनदेखा करते हुए अस्वीकृत व्यवहार के लिए एक तार्किक कारण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हस्तकला की शिक्षा डैश डैश को दिया जाना चाहिए, तो मंद बुद्धि बच्चे को दिया जानी चाहिए। पिछड़ा छात्र वह होता है जो अपनी आयु के अन्य समान छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक मंदता दिखाता है। इनके लिए बहुमुखी तथा विविध कोर्सों का प्रबंध होना चाहिए और दस्तकारी अर्थात कला व व्यवसाय का अधिक महत्व देना चाहिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 89 देख पा रहे होंगे, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू गणना करने का सूत्र क्या है? तो बुद्धिमत्ता होता है, बुद्धिमत्ता इज इक्वल टू मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। आप डिस्कशन पोर्शन को भी देख सकते हैं, बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। सबसे पहले सन 1912 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विल्हेल्म स्टर ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। सन 1916 से आईक्यू का विचार स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण में प्रयुक्त किया गया, जो बुद्धि लब्धि की सूचक था। यह मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु संबंधी अनुपात है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 90 देख पा रहे होंगे, विपन एक आदर्शवादी छात्र है, उसकी रुचि किताबों को पढ़ने में है। वो अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकता, वह ज्यादा मित्रवत भी नहीं है। ऐसे छात्र को क्या कहते हैं? तो अंतर्मुखी कहते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति शर्मीले, आत्मकेंद्रित, आत्मसचेत या असामाजिक होते हैं। वे साहसी कार्य करने वाले नहीं होते, वे दूसरों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, वे केवल आंतरिक संसार में व्यस्त रहते हैं। अपने आप में केंद्रित रहना व दिन में सपने देखना उनकी मुख्य विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यदि किसी बच्चे का कालानुक्रमिक उम्र 12 वर्ष और वह 15 वर्षीय के बच्चे के स्तर की बुद्धिमत्ता के लिए जांच का प्रश्न पत्र परीक्षण दे सकता है, तो उसके बुद्धिमत्ता का स्तर कितना होगा? इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो थर्ड ऑप्शन 125 हो जाएगा। तो बुद्धि लब्धि का जैसा कि हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु जो है 15 वर्ष है, किसी बच्चे का कालानुक्रम 12 वर्ष है, तो वास्तविक आयु 12 वर्ष नीचे लिख देंगे, इंटू 100 करेंगे तो 125 आपको सही आंसर आ जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 92 देख पा रहे होंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चरण जिसमें एक बच्चा एक निष्पक्ष प्रदर्शन करता है, क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठोस परिचालन चरण। इस अवस्था की एक विशेषता है बालक की वस्तुओं को वर्गीकृत करने, समूह बनाने तथा उन्हें क्रमिक रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता एवं वास्तविक वस्तुओं तथा वस्तुओं के समूह के बीच संबंध को समझने में समर्थ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जब पीछे की पढ़ाई के कारण वर्तमान में पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो पढ़ाई में नकारात्मक बदलाव। अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार हैं, सकारात्मक, नकारात्मक तथा शून्य स्थानांतरण। यहाँ नकारात्मक स्थानांतरण है जैसे मोटरसाइकिल मैकेनिक को स्कूटर की मरम्मत करने में कठिनाई का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 94 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बच्चों के विकास के चरण में बच्चे विपरीत सेक्स की ओर अधिकतम आकर्षित किस उम्र में होते हैं? तो किशोरावस्था में होते हैं। किशोरावस्था विकास तथा समायोजन का वह समय जो बचपन तथा प्रौढ़ अवस्था में अंतरकालीन समय होता है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों में एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 95 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? समान गतिविधियों का विशिष्ट सिद्धांत। विकास वस्तुतः समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। बालक पहले समान वस्तुएं और बाद में विशिष्ट या विशेष बातें सीखता है। उदाहरण के लिए शब्दावली का निर्माण करने में बालक पहले समान शब्द और बाद में विशिष्ट शब्द को सीखता है। क्वेश्चन नंबर 96 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रतिभावान छात्रों के क्या गुण है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता। प्रतिभावान बालकों में बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है, दूसरों से अंतःक्रिया आसानी से कर लेते हैं, केवल बुद्धि में ही उत्तम नहीं होते हैं बल्कि शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक शिक्षा तथा अपनी आयु के बच्चों से निर्णय जैसे कई और विशेषताओं में भी उत्तम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मानसिक उम्र की अवधारणा पहली बार में शुरू हुई। बिने साइमन स्केल 1911। मानसिक आयु की संकल्पना 1911 में प्रयुक्त की गई। वह 1908 के स्केल का ही परिवर्तित संस्करण था। यह स्केल यूरोप के लगभग सभी देशों, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, चीन, जापान और रूस में अधिक प्रयुक्त की गई। क्वेश्चन नंबर 98 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्रिस्ट चमेर के अनुसार साइक्यू प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? तो मिलनसार, बहुमुखी और मित्रवत। क्रेचमेरर ने अपनी पुस्तक साइक्यू एंड कैरेक्टर में शरीर गठन के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए, शक्तिहीन, खिलाड़ी, नाटे तथा मिश्रित। नाटे व्यक्ति शक्तिहीन और ऐश्वर्य पसंद और होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार
संशोधन की संज्ञानात्मक संरचना को क्या कहा जाता है? तो समायोजन कहा जाता है। इसका अर्थ है नए विचारों या विषय वस्तुओं को समायोजित करने के लिए विद्यमान स्कीम में परिवर्तन करना। यह प्राय तब होता है जब पुरानी स्कीम काम नहीं करती है और नए बालक को समायोजित करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 100 आप देख पा रहे होंगे, बंडूरा की सामाजिक शिक्षा का सही क्रम क्या है? अवलोकन, ध्यान, प्रतिधारण और प्रेरक। अवलोकन, अवधान, अवधारणा, अभिप्रेरण का उल्लेख अपनी प्रमुख पुस्तक बोबो डॉल में बंडूरा ने किया है और बालक जैसा दूसरों का व्यवहार देखते हैं उसी का नकल करते हैं, वह उसे सीखते हैं। तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक आ गए। अब हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज से देखेंगे। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोग क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन से और क्वेश्चन नंबर 100। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 101 है, एक विज्ञान के शिक्षक कक्षा में बल के विभिन्न प्रकारों को पढ़ा रहे थे। वह विषय वस्तु को पढ़ाने का सही तरीका क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा प्रदर्शन विधि। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। प्रदर्शन विधि में इसमें पहले प्रदर्शन तब व्याख्या दोनों सम्मिलित होते हैं। शिक्षक पाठ से संबंधित सभी क्रियाओं का प्रदर्शन करते हुए साथ ही उनकी व्याख्या भी करता जाता है, जिससे छात्र उसे व्यवहारिक व सैद्धांतिक दोनों रूपों से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 आप देख पा रहे होंगे, एक विज्ञान के शिक्षक छात्रों को ठोस, तरल और गैस का उदाहरण देने को बोलते हैं। यह दिया गया उदाहरण क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, समझ विकसित करने का उद्देश्य। अब डिस्कशन पोर्शन को देखते हैं। अवबोध व समझ में उदाहरण देना, संबंध देखना, वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, व्याख्या करना, विभेद करना, पुष्टि करना आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 103 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विज्ञान के एक शिक्षक छात्रों को जैव विविधता पढ़ा रही है। उन्हें पढ़ाई का सबसे उत्तम तरीका क्या अपनाना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों को नजदीक के किसी पार्क में ले जाए और उन्हें वहां जीव जंतुओं के संबंध में जानकारी दे और उस पर रिपोर्ट तैयार करवाएं। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। इससे छात्र अध्ययन की विषय वस्तु में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करते हैं। इससे छात्रों के अनुभव में वृद्धि होती है तथा छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 104 स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, शिक्षण की नवीन पद्धति कौन सी है जिसमें छात्र जो है खुद से सीख सकते हैं? तो निर्देशित कार्यक्रम, यानी थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यह शिक्षण की नई विधि है। यह छात्रों के व्यक्तिगत अनुदेशन के लिए प्रयुक्त होती है, जिसमें छात्र सक्रिय होता है तथा स्वतः सीखता है। इसमें शिक्षक की शारीरिक अनुपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 105 देख पा रहे होंगे, शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बीएस ब्लूम द्वारा दिया गया था। आप याद रखेंगे, बेंजामिन ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने शिक्षा उद्देश्यों का महत्वपूर्ण वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने शैक्षणिक उद्देश्यों को प्रमुख 3 वर्गों में विभाजित करके उपवर्गों की व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर 106 देख पा रहे होंगे, समाज अध्ययन के एक शिक्षक विश्व के स्थान और समुद्र के संबंध में पढ़ा रही है। इसके लिए उन्हें किस प्रकार का मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए? तो विश्व भौतिक मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए। संसार के भौतिक मानचित्र में पहाड़, पठार, मैदान, नदियां, समुद्र आदि पृथ्वी के भौतिक भाग दिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 आप देख पा रहे होंगे, सामाजिक विज्ञान में छात्रों की रुचि पैदा करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? गतिविधि आधारित शिक्षण करना चाहिए। डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। गतिविधि या क्रिया आधारित व अवलोकन पर आधारित शिक्षण छात्रों में ज्ञानात्मक योग्यता उत्पन्न करता है। इससे छात्रों की रुचि में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 108 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कृषि से संबंधित टॉपिक पढ़ाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? तो उद्देश्य निर्धारित करना। सबसे पहला कदम जो है उद्देश्य निर्धारित करेंगे। पाठ्य योजना तैयार करते हम टॉपिक पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण करना, विषय वस्तु का चयन व समायोजन करना और शिक्षण विधि का निर्धारण करना। आप स्क्रीन पे 109 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक प्रशिक्षु शिक्षक कक्षा में छात्रों को लोकतंत्र के महत्व को लिखने को कहें, यह किसके अंतर्गत आएगा? तो धारणा के अंतर्गत आएगा।
धारणागत या बुद्धनात्मक उद्देश्य में छात्र व्याख्या करना, अर्थार्पण करना, अनुवाद करना, प्रतिपादन करना व विषय सामग्री को प्रस्तुत करने संबंधी क्रियाएं करता है। क्वेश्चन नंबर 110 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सामाजिक समरसता को पढ़ाने के दौरान शिक्षक को पढ़ाने का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। विभिन्न सामाजिक समूहों के संबंध में जानकारी होनी चाहिए ताकि छात्रों को इसके मूल्यों को बता सके। अब डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। बच्चों का परिवेश एवं समाज ज्ञान अर्जन और सीखने का अहम स्रोत होता है। फलतः वास्तविक जीवन से जुड़े दृष्टांत सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इतिहास के पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक अध्याय में दिए गए स्रोत किस बात को दर्शाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। छात्रों को और अधिक स्रोत की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु। डिस्कशन पोर्शन को देखते हैं। स्रोत के द्वारा इतिहासकार इतिहास की रचना करते हैं। इन्हें देने का उद्देश्य यह है कि छात्र इन्हें पढ़ें व इनमें निहित मुद्दों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 112 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। छात्रों के अधिगृहित ज्ञान के परीक्षण हेतु जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? मूल्यांकन विधि कहलाता है। मूल्यांकन विधि छात्रों के अकादमिक पक्ष का आकलन करती है। यह निश्चित अवधि के बाद होती है। परीक्षा द्वारा यह उपलब्धि परीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 113 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। समस्या निवारण विधि के जनक हैं। तो समस्या निवारण विधि के जनक जो हैं वो डीवी जेहन है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समस्या निवारण विधि डीवी जेहन ने दिया। इसमें उन्होंने बताया कि समस्या को किस प्रकार हल करेंगे तथा इसमें हल करने के लिए किन किन चरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। और स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 114 देख पा रहे होंगे। उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उस भाषा को पढ़ना जो ठीक से न पढ़ाया गया हो। उपचारात्मक पक्ष के अंतर्गत शैक्षिक दोष, शिक्षण अधिगम की दोषपूर्ण प्रविधियों, शैक्षिक कमियों, आदतों, अस्वस्थ अभिवृत्तियों और त्रुटिपूर्ण अर्जित कौशलों का पुनः शिक्षण करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 115 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक शिक्षक नए पाठ को पढ़ाने से पहले छात्रों के साथ समान बातें करता है। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? तो छात्रों को और अधिक प्रोत्साहित करना है। यानी सेकेंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। प्रोत्साहन या अभिप्रेरणा वह विशेष आंतरिक कारक या दशा है जो क्रिया को आरंभ करने अथवा बनाए रखने की ओर प्रवृत्त करता है। समुचित अभिप्रेरणा विद्यार्थियों में रुचि, ध्यान व प्रयास पैदा करके अधिगम कार्य को उन्नत करती है। क्वेश्चन नंबर 116 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। किसी विशेष जानकारी हेतु किसी खास पैरों को तेजी से पढ़ना क्या कहलाती है? किसी खास पैरा को, पैराग्राफ को पढ़ने क्या कहलाती है? तो स्कैनिंग कहलाती है। स्कैनिंग वाचन संबंधी एक तकनीक है जिसमें वाचक विस्तृत जानकारी के स्थान पर किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए शीघ्रता से पढ़ता है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 117 देख पा रहे होंगे। जिस भाषा में तकनीक को पढ़ाया जाता है वह है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी सुबोपली। भाषा सीखने में 4 क्रम है जो भाषा संचार को पूर्ण बनाने के लिए जरूरी है। भाषा सीखते समय हम पहले दूसरे को सुनते हैं, फिर उत्तर देते हैं, फिर पढ़ते हैं या तत्पश्चात लिखना सीखते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 118 देख पा रहे होंगे। एक छोटे से अनुच्छेद को पढ़ना और विस्तार का विवरण देने को क्या कहा जाता है? तो इसको स्कीमिंग कहा जाता है। स्कीमिंग में विषय के मूल बिंदुओं की जानकारी के लिए त्वरित पढ़ा जाता है। इससे विषय की सभी बारीकियों व जानकारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्यान केंद्रित देने के बजाय विषय बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 119 देख पा रहे होंगे। कक्षा में पोषण के विषय को कक्षा में पोषण के विषय को प्रभावी ढंग से शुरू करने के लिए शिक्षकों को चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। छात्रों को उनका टिफिन बॉक्स खोलने के लिए बोलना और उसमें उन चीजों को देखना जो शिक्षक द्वारा बताया जा रहा है। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। छात्रों को टिफिन बॉक्स में विभिन्न प्रकार की भोजन सामग्री होगी जिसमें विभिन्न पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। इस प्रकार की गतिविधि से छात्र मनोरंजन रूप से पोषण आहार की विस्तृत जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। व्यापक मूल्यांकन का आकलन देखे जाते हैं शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में, यानी थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
इसमें उपलब्धि परीक्षणों, बुद्धि परीक्षणों, अभिरुचि परीक्षाओं, रुचि सूचिकाओं, व्यक्तित्व परीक्षाओं, जांच सूचियों एवं अभिलेखों द्वारा छात्रों के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बीजगणित पढ़ाने का सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो इंडक्टिव मेथड। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। इस विधि में किसी भी समस्या का निवारण करने के लिए पूर्व ज्ञान के आधार पर उचित सूझबूझ और चिंतन शक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक छात्र त्रिकोण के तीसरे पक्ष को पूरा करने में सक्षम है। यदि दो तरफ दिया जाता है तो व्यवहार में इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो व्यवहार का विकास, यानी सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ अधिगम व्यवहार के विकास में सम्मिलित है गणना करना, पूर्व कथन करना, जांच करना, प्रदर्शन करना, प्रयोग करना, बनाना व पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 123 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक छात्र त्रिकोणमितीय आकार को समझने में सक्षम है, तो छात्र के व्यवहार में इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वह उसी प्रकार के चित्रों को बनाने में सक्षम है। संकल्पना के अवबोधन के पश्चात छात्र उदाहरण देखने, संबंध देखने, वर्गीकरण करने, सामान्यीकरण करने, व्याख्या व विभेद करने व पुष्टि व जांच करने में सक्षम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गति के तृतीय नियम को पढ़ाने का सही विधि क्या है? तो प्रदर्शन विधि। सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, जिसे प्रदर्शन विधि द्वारा पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को फूल की आकृति के संबंध में पढ़ा रही थी। विज्ञान के शिक्षक को साइंस टॉपिक को पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो प्रदर्शन विधि। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। प्रदर्शन विधि में छात्र अपने सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। इस विधि में छात्र कानों से प्रयोग के विषय में सुनते जाते हैं तथा आंखों से देखते जाते हैं तथा समय समय पर वे स्वयं करके भी देखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज से, और नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन नंबर 126 को देखेंगे। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 126 से देखेंगे। और बीच में एक बार मैं और फिर से बता दूं, यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि जब भी इस चैनल से वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगी। तो हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 को देख रहे हैं, बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने हेतु, जिसमें सामान्य अध्ययन के 75 प्रश्न और डीएलएड विषय से संबंधित 75 प्रश्न, यानी कुल 150 प्रश्न 150 अंक के होंगे। तो हम लोग ने अभी तक 125 प्रश्न को देख लिए। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 से क्वेश्चन नंबर 150 तक देखेंगे। तो आप इसी वीडियो में बने रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज से, और नेक्स्ट पेज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीज अंकुरण की अवधारणा को सही तरीके से किस प्रकार समझा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। छात्रों को बीज के संबंध में विभिन्न स्थितियों के बारे में बताने को बोलना। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। इससे छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञात होता है। इससे छात्र न केवल ज्ञान को शीघ्रता से ग्रहण करेगा, बल्कि ग्रहण किया हुआ ज्ञान लंबे समय तक उसकी स्मृति में बना रहे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब कोई छात्र विज्ञान के कथनों और परीक्षण की गलतियों को बताने लगे तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे तकनीक कहा जाएगा। इसमें अगर छात्र कथन तथा परीक्षण की गलतियों को बताने लगे तो इसका मतलब है उसे तकनीक या कौशलात्मक कौशल आने शुरू हो गए। इससे छात्र को अपनी गलतियों को बताने से उसके कौशलात्मकता का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 128 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। परियोजना पद्धति का संस्थापक है। तो परियोजना पद्धति का जो संस्थापक है वो किलपैट्रिक है। इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। परियोजना या योजना पद्धति जॉन डीवी के विचारों की देन है। इस विधि का जन्मदाता डॉक्टर किलपैट्रिक ने डीवी के प्रभोजनवाद के सिद्धांत पर ही योजना पद्धति का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 129 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक अच्छी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए? तो अद्यतन जानकारी उपलब्ध हो, यानी अप टू डेट हो। पाठ्यपुस्तक में नवीनतम जानकारी व सूचनाएं संग्रहित होनी चाहिए। ये सूचनाएं अच्छे प्रकार से संगठित व क्रमबद्ध रूप से समाहित होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 130 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बच्चे के साथ काम करना केवल तभी प्रभावी होगा जब शिक्षक को यह विश्वास हो कि गतिविधि आधारित शिक्षा छात्रों की अवधारणा को विकसित करने में मदद करेगा। यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। अब इसके डिस्कशन पोर्शन को देख लेते हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए क्रिया प्रधान गतिविधियां उपयोगी होती है। इनमें शिक्षक विभिन्न गतिविधियों का सहारा लेकर छात्रों में विषय के प्रति रुचि जागृत करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 131 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विषय सामाजिक विज्ञान कहाँ शुरू किया गया था? तो यूरोप में शुरू किया गया था। यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। विषय सामाजिक विज्ञान की शुरुआत यूरोप में हुई। तत्पश्चात इसका वैश्विक विस्तार निरंतर बढ़ता गया है क्योंकि सामाजिक विज्ञान दैनिक जीवन तथा इतिहास से जुड़ा विषय है। क्वेश्चन नंबर 132 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक शिक्षक कक्षा में छात्रों को रामायण पढ़ाना चाहती है। इसके लिए उसे क्या तरीका अपनाना चाहिए? तो कहानी कह के, यानी थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बच्चे कहानी में अधिक रुचि लेते हैं। वे कहानी के पात्रों का अनुकरण कर आसानी से विषय को समझ लेते हैं। कहानी पद्धति द्वारा रामायण के मूल्यों और सिद्धांत को आसानी से छात्रों में विकसित किया जा सकता है। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 133 देख पा रहे होंगे। एक प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षण उद्देश्य से छात्रों को खरीफ फसलों और रबी फसलों के बीच अंतर करने को कहते हैं। यह किस उद्देश्य से किया गया है? तो संज्ञानात्मक। यह उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष के विश्लेषण के अंतर्गत आता है। इसमें फसल प्रकार संबंधी विषय सामग्री के अर्थ को गहराई से समझकर उसे छोटी सी छोटी इकाई के रूप में उसके लक्षणों की परख की जाती है। क्वेश्चन नंबर 134 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इतिहास को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने का सबसे आसान एवं प्रभावी तरीका कौन सा है? तो कहानी कहकर। कहानी कथन पद्धति में कहानी कहना, चर्चा व लेक्चर सम्मिलित है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को महान पुरुषों व स्त्रियों के जीवन से संबंधित कहानियों, आरंभिक युग के राजाओं के वृतांत इसके माध्यम से सुनाए जा सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विषय को रोचक स्पष्ट बनाकर प्रस्तुत करना है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 135 देख पा रहे होंगे। सहकारी शिक्षा की प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो साझा प्रोजेक्ट देना चाहिए। यानी सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सामूहिक परियोजना कार्य सक्रिय भागीदारी कार्य की स्वतंत्रता समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें छात्र अन्य छात्रों के अनुभव व ज्ञान से लाभ उठाते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 136 देख पा रहे होंगे। समाज अध्ययन का विषय समाज अध्ययन का शिक्षक कक्षा 8 के छात्रों को मतदान प्रक्रिया के संबंध में बताना चाहता है। इसका सबसे आसान तरीका जो है क्या होगा? तो परियोजना विधि। यानी थर्ड ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। परियोजना विधि से छात्र मतदान की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकेगा। इसमें समस्या के हल का व्यवहारिक तथा वास्तविक रूप प्रदान किया जाता है। इसमें चरणबद्ध माध्यम से छात्र समस्याओं को हल करता है। क्वेश्चन नंबर 137 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक छात्र अगर ग्लोब देखना सीख लेता है तो उसमें किस गुण का विकास हुआ है? तो भूगोल आधारित तकनीक। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भूगोल संबंधी कौशल प्राप्त करने पर छात्र ग्लोब, मानचित्र, आरेख आदि को पढ़ व समझ सकते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 138 देख पा रहे होंगे। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का सबसे प्राचीन तरीका कौन सा है? तो अवलोकन विधि। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का सबसे प्राचीन तरीका अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि है। इसमें हर चीज को अवलोकन किया जाता है और उसे वास्तविकता से जोड़ा जाता है। हम लोग 138 नंबर क्वेश्चन को देख रहे थे, एक बार पुनः देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का सबसे प्राचीन तरीका कौन सा है? तो ये है अवलोकन विधि। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का सबसे प्राचीन तरीका अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि है। इसमें हर चीज को अवलोकन किया जाता है और उसे वास्तविकता से जोड़ा जाता है। तो पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 139 नंबर। शिक्षण प्रक्रिया में डैश डैश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो शिक्षक का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थी को कक्षीय स्थिति में अनुदेशन देता है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी अध्यापक पाठ्यक्रम तथा अन्य विभिन्न वस्तुओं को पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विधिवत व मनोवैज्ञानिक रूप से गठित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 140 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। कौशल उद्देश्य के विनिर्देशन का उदाहरण है समस्या के समाधान में सक्षम। समस्या समाधान हेतु गणना करना, निष्कर्ष निकालना, कृतियां बनाना ज्ञानात्मक उद्देश्यों से संबंधित है। कौशलात्मक उद्देश्य विशिष्ट योग्यता से संबंधित होते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। प्राथमिक स्तर पर अंक गणित पढ़ाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? तो खेल विधि, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर छात्र मुख्यतः खेल जैसे मनोरंजक गतिविधियों से अधिक सीखते हैं। केवल संकल्पना की व्याख्या से वे विषय को नहीं समझ पाते तथा उन्हें विषय से संबंधित लंबे व्याख्यान के स्थान पर संक्षिप्त अनुदेश अधिक समझ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 क्षेत्रवृत्ति पढ़ाने से पहले शिक्षक बोर्ड पर सभी परिभाषा लिख देती है। यह क्या दर्शाता है? निगमनात्मक दृष्टिकोण। निगमनात्मक दृष्टिकोण इस विधि में पहले परिभाषा, सूत्र, निर्देश आदि को बता दिया जाता है और फिर प्रयोग, निरीक्षण आदि की सहायता से उसे सत्य सिद्ध किया जाता है। इस विधि में सामान्य से विशेष की ओर सूत्र का अनुसरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 आप सभी के सामने है। किसी छात्र का गणित में कौन सा भाग कमजोर है, इसको पता लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नैदानिक कार्य, यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण छात्र के लिए किसी विशिष्ट कौशल की कमियों की ओर संकेत करता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है उस विशिष्ट अधिगम के क्षेत्र को इंगित करना है जहां पर कुछ विशिष्ट प्रकार के अनुदेशन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 144 आप सभी के सामने है। गणित में कंप्यूटेशनल कौशल को बढ़ाया जा सकता है अवधारणा और प्रक्रिया को स्पष्ट करके, यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अवधारणा और प्रक्रिया को स्पष्ट करके अभ्यास का गणित में महत्वपूर्ण स्थान है। अभ्यास कार्य करके सीखने के नियम पर आधारित है। इससे छात्र बार बार कार्य को करके उसमें निपुणता को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को संख्या के निर्धारित सेट में पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए कहा। यह विधि क्या कहलाती है? ज्ञान, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ज्ञानात्मक विधि में परिभाषित करना, चयन करना, कथन करना, मापना, सूची देना, प्रत्यास्मरण करना, प्रत्याभिज्ञान करना व लिखना कार्य सूचक क्रियाएं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 146 आप सभी के सामने है। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था क्या है? तो किशोरावस्था है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, यानी चाइल्डहुड, एडोलसेंस और एडल्टहुड। सामान्यतः 13 से 19 वर्ष की आयु काल किशोरावस्था की है। क्वेश्चन नंबर 147 है। कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने के निम्न में विधि कौन सी है? उपयुक्त सभी, जैसा कि आप सभी ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। छात्रों का अध्ययन, उद्देश्य की स्पष्टता और रुचि मापन। छात्रों का कक्षागत शिक्षण में रुचि जगाने तो छात्र का अवलोकन, कार्यगत उद्देश्य और रुचिगत मापन सभी कारकों का योगदान विधिवत होता है। क्वेश्चन नंबर 148 आप सभी के सामने है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है नैतिक मूल्य का, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मूल्य वे मानदंड है जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का अमूर्त आधार बनते हैं। इसमें मानव मनुष्य बनने लगता है। स्पष्टतम मूल्य नैतिक सिद्धांत है जिसके आयाम सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आर्थिक है। निम्न में कौन एक अनौपचारिक संस्था है? तो आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो खेल का मैदान जो है ये अनौपचारिक संस्था है। अनौपचारिक संस्था लचीली और स्वायत्त स्वतंत्र प्रकृति की होती है। खेल स्वमेव अनौपचारिक कर्म है, इसलिए खेल का मैदान अनौपचारिक संस्था का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 150 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है तो निषेधात्मक। गलतियों की पहचान निदान यानी डायग्नोस है। गलतियों का सुधार व समाधान जो है उपचार है। गलतियों का निषेध एक चाक चौबंद उपचारात्मक शिक्षण का बेहतर कार्य है, शिक्षकीय कार्य है। गलती विद्यार्थी करता है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 150 तक देख लिए। यदि आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप रिपीट करते जाएं और इस चैनल पर कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट आएंगे और यह प्रैक्टिस सेट 1 है जिसमें 150 प्रश्न परीक्षा में हूबहू पूछे जाने वाले प्रश्न सेट पर आधारित है। तो इस वीडियो को आप पुनः दोबारा भी वॉच कर सकते हैं और बार बार इसे देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप सभी से विदा लेता हूं और आप सभी से पुनः दोबारा जो है इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।